रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता हफ्ते कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के बाद जनरल फैज़ हमीद को जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई। अब मिलिट्री कोर्ट के इस फैसले को 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद फैज़ हमीद की जो कन्विक्शन है वो टॉक ऑफ द टाउन है। अब बात की जा रही है जनरल फैज़ हमीद के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो राब्ते थे, ख़ास तौर पे मुबैना तौर पे फैज़ हमीद के जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ जो राब्ता था, और टॉप सिटी के मालिक मुईज़ से जो 2 कीमती गाड़ियां हथियाई गईं। वैसे तो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुईज़ का ये कहना था कि सिर्फ कीमती गाड़ियां नहीं, करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए के जो जेवरात थे वो भी हथियाए गए। लेकिन इस सिलसिले में जो एक नया इंकशाफ सामने आया कि वो कीमती गाड़ियां जो फैज़ हमीद ने टॉप सिटी के मालिक से हथियाई थीं, वो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब को बतौर तोहफ़तन दी गई। आज मैंने एक तो इस मामले पे साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब से रब्ता किया, उनका क्या कहना था इस मामले पे ये आपको बताएंगे, और फिर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नए शवाहिद क्या हैं, जो उनके खिलाफ फर्दर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होनी है उसके शवाहिद क्या हैं। दूसरा नाज़रीन हमारा सेगमेंट है, माजरत के साथ हमारा जो इब्तिदाइया है, जो इंट्रो है वो लंबा हो रहा है। दूसरा हमारा सेगमेंट है जो भारत का मोदी सरकार का जो झूठ है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की बॉन्डाई बीच के ऊपर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और जो हमलावर थे इंडियन मीडिया ने, अफगान मीडिया ने भरपूर प्रोपेगेंडा किया कि वो पाकिस्तानी शहरी है। लेकिन आज इंडियन मीडिया, इंडियन पुलिस एतराफ़ कर रही है कि वो हमलावर भारतीय शहरी है। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा पाक भारत जंग के दौरान जो भारतीय लड़ाका त्यारे मार गिराए गए थे, ख़ास तौर पे जो रफ़ाल फाइटर जेट थे, उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। भारतीय जरीदे ने भारत के इस झूठ का भांडा भी फोड़ दिया है। तो ये 2 सेगमेंट हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, लापता अफराद केस में और जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान को जो सज़ाएँ होती हैं, उसमें आम तौर पर देखा जाता है कि उन सज़ा याफ्ता साबिक़ फ़ौजी अफसरान के जो वकील होते हैं वो कर्नल इनामुर रहीम होते हैं। यानी कर्नल इनामुर रहीम लॉयर भी हैं, अफवाज पाकिस्तान की जैक ब्रांच पे रह चुके हैं और कर्नल हैं, रिटायर्ड हैं। तो अफवाज पाकिस्तान के साथ उनका एक राब्ता, एक वास्ता रहा है। अब कल कर्नल इनामुर रहीम साहब ने जो हम टीवी पे आसमा शिराजी को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कर्नल इनामुर रहीम साहब ने बड़े दावे किए। अब जो वो दावे कर रहे थे, आसमा शिराजी जो सवालात पूछ रही थी, उनको सुनने के बाद, उनका जायज़ा लेने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कर्नल इनामुर रहीम साहब जो हैं उनके पास कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन है, या फिर फैज़ हमीद साहब का जो रिकॉर्ड है उनके केसेस से मुतल्लिक, उस रिकॉर्ड तक उनकी रसाई है, या अहम मालूमात तक कर्नल इनामुर रहीम साहब को एक्सेस हासिल है। अब कर्नल इनामुर रहीम साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें एक तो उन्होंने ये दावा किया कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो 9 मई के वाक़ये के वक्त फैज़ हमीद साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के साथ राब्ते में थे। और जब 9 मई का इंसिडेंट हो गया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और मफरूर यूट्यूबर ने फैज़ हमीद साहब के घर पे जाके पनाह ली, और साथ में जो कर्नल इनामुर रहीम साहब ने यह कहा कि हर रोज़ फैज़ हमीद साहब जो हैं अपनी सिम तब्दील किया करते थे। अब ये बात जब तक आपके पास ये अहम मालूमात आपके पास ना हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स का आपने जायज़ा ना लिया हो, रिकॉर्ड का आपने जायज़ा ना लिया हो, या वहाँ तक आपकी रसाई ना हो, तो आप ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते। अब इनामुर रहीम साहब तो ये बात बड़े दावे के साथ कर रहे थे कि फैज़ हमीद साहब अपनी सिम जो है हर दूसरे दिन तब्दील कर लेते थे। लेकिन फैज़ हमीद साहब को ये गलत फहमी थी इनामुर रहीम साहब के मुताबिक कि वो ट्रेस नहीं होंगे, लेकिन वो जो भी नई सिम अपने मोबाइल में डालते थे 15 मिनट के अंदर वो सिम जो है वो ट्रेस हो जाती थी।
और फिर कर्नल इनाम उर रहीम साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के वक्त ये पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते में थे, और सिर्फ राब्तों की बात नहीं कर रहे वो। कर्नल इनाम उर रहीम साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि राब्ते में थे, बल्कि वो कह रहे हैं कि इन राब्तों के हवाले से जो हदायत फैज़ हमीद साहब पीटीआई के लोगों को देते थे, मीडिया के लोगों को देते थे, उन हदायत का तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। और इमरान खान जब जेल गए, जेल में भी फैज़ हमीद का वहाँ पे राब्ता था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इमरान खान के साथ किसी ना किसी तरीके के साथ राब्ते में थे। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा इंकिशाफ किया कि टॉप सिटी के मालिक मुइज़ के घर पे जब रेड किया गया इमरान खान साहब के दौर में, साकिब निसार साहब के दौर में, फैज़ हमीद साहब के दौर में, तो वहाँ से 2 कीमती गाड़ियाँ जो है जो कि हथियाई गई मुइज़ से, फैज़ हमीद की जानिब से, कर्नल इनाम उर रहीम साहब ने कहा कि वो दोनों कीमती गाड़ियाँ जनरल फैज़ ने साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब को दे दी। अब ये और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा दावा भी, बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि वो दोनों गाड़ियाँ जो कि फैज़ हमीद साहब ने दी साकिब निसार को और उनके बेटे नजम साकिब को, जब टॉप सिटी के केस में जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल चल रहा था, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग चल रही थी, तो एक रेंजर के एहलकार ने, रेंजर के ऑफिसर ने वो गाड़ी जो कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे के पास थे, नजम साकिब के पास, और गाड़ी को वहाँ से रिकवर किया गया। अब कर्नल इनाम उर रहीम साहब जो दावा कर रहे हैं, दावे के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बातें सामने आ रही हैं इसकी मुकम्मल साफ शफाफ तहकीकात होना नागुज़िर हो चुकी हैं। तो कर्नल साहब के इस दावे के बाद इनाम उर रहीम साहब जो कह रहे थे मैंने साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब साहब के साथ रब्ता किया, उनके 2 नंबर हैं। एक नंबर उनके पास बरतानिया का है जिस पर वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा उनका नंबर पाकिस्तानी है, उस पर भी वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पर मैंने कॉल की और व्हाट्सएप कॉल की, दोनों पे रिंग हुई, मतलब बेल गई वहाँ पे। जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ना, वो रिंगिंग हो रही होती है, रिंगिंग हुई, लेकिन फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं किया गया। उसके बाद मैंने उनको वॉइस नोट किया। नजम साकिब को भाई हमारे छोटे, उनके साथ ताल्लुक़ रहा है और ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ये जो कर्नल इनाम उर रहीम साहब दावा कर रहे हैं, आपके वालिद साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टॉप सिटी के मालिक से जो 2 कीमती गाड़ियां हटाई गई थी, एक गाड़ी आपके वालिद को, एक गाड़ी आपको तोहफ़तन दी गई थी, इस पे आप क्या कहते हैं? कर्नल इनाम उर रहीम साहब का जो दावा है, इस पे आपका जवाब क्या है, आपका स्टांस क्या है कि इस दावे की हकीकत क्या है? नाज़रीन, इस वॉइस नोट को कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन नजम साकिब साहब का जवाब नहीं आया। वो जो वॉइस नोट था वो येलो हुआ, यानी ब्लू हुआ, ब्लू टिक उसका हुआ और डबल क्लिक हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि मेरा वॉइस नोट जो है वो नजम साकिब साहब ने पढ़ा है, सुना है, पढ़ा नहीं सुना है, और उसके बाद उन्होंने जवाब देना जो है वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। यानी आप यूँ कहें कि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया इस मामले पे कि आया कि जो दावा इनाम उर रहीम साहब ने किया उसकी हकीकत क्या है, उसकी सदाकत क्या है। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबरें पे। वैसे तो कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन उन खबरों को मैं स्किप करूंगा। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें एक जगह के ऊपर जो है वो रोक दिया गया है। अब आज मुलाकात के हवाले से फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी वहाँ पे दावा किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, उसकी डिटेल कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन हम दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे। नाज़रीन, जो सिडनी के शहर और वहाँ की साहिल बोंडाई बीच के ऊपर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक हमला आवर साजिद अकरम थे, दूसरे उनके बेटे नवीद अकरम थे। अब साजिद तो वहीं पे क्रॉस फायरिंग में मारे गए, वो हलाक हो गए। बेटा उनका जो नवीद अकरम है वो पकड़ा गया, ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, लेकिन वो कोमे में चला गया। और वो जो शामी नौजवान ही कहूँगा मैं, जो उसने काम किया वो नौजवानों वाला था कि अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के उस हमला आवर पे उन्होंने जाके काबू किया। अब उसके लिए जो नवाज़शात हो रही हैं, जो उसके लिए फंडिंग हो रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि ये दोनों जो हमला आवर हैं ये पाकिस्तानी शहरी हैं। इंडियन मीडिया ने भी किया और अफ़गान मीडिया ने भी किया, और अभी भी इंडियन मीडिया, कुछ ऐसे सेगमेंट हैं इंडियन मीडिया के जो अभी भी यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ
کہ یہ ٹائم آف انڈیا کا ٹویٹ ہے، اور ٹائم آف انڈیا کے ٹویٹ میں ناظرین کیا بتایا جا رہا ہے اور کیسے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے معاملے کو، یہ ناظرین آپ دیکھیں۔ اب نہ جانے یہ کون سا نشہ کرتے ہیں۔ دی ٹائمز آف انڈیا نے لکھا بونڈ آئی بیچ اٹیک، فادر اینڈ سن وزٹڈ فلپائن آن انڈین پاسپورٹ، یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انڈین پاسپورٹ پہ والد نے، ساجد اکرم نے اور بیٹے نوید اکرم نے فلپائن کا وزٹ کیا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، نیو ڈیٹیل آن پاکستانی اوریجن شوٹر۔ بھائی آپ خود کہہ رہے ہو کہ انڈین پاسپورٹ کے اوپر اس نے سفر کیا، اور آگے اسے آپ پاکستانی نژاد شوٹر کہہ رہے ہو، حملہ آور کہہ رہے ہو۔ افسوس کا مقام، نہ جانے یہ کون سی انڈین میڈیا جو ہے وہ صافت کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دی پرنٹ انڈین میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ریاست تلنگانہ میرے خیال میں، جہاں حیدرآباد کا شہر بھی آتا ہے، اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ساجد اکرم انڈین شہری ہے اور بھارتی شہر حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے۔ 1998 میں وہ آسٹریلیا میں گیا، اور 6 مرتبہ آج 2025 تک وہ انڈیا کا اس نے سفر کیا ہے بھارتی پاسپورٹ پہ۔ اور جو اس کا بیٹا نوید اکرم ہے، وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا، آسٹریلیا میں پلا بڑھا اور وہیں پہ پڑھا۔ تو یہ انڈین اخبار پرنٹ نے انڈیا کے میڈیا کے، انڈین سرکار کے پراپوگنڈا کا جو ہے وہ پول کھول کے رکھ دیا، اس کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، جیسا کہ ابھی انڈین اخبار کہہ رہا تھا، دی ٹائمز آف انڈیا، کہ وہ فلپائنس گئے تھے۔ برطانوی اخبار اور دیگر کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کے مطابق یہ جو دونوں بھارتی شہری فلپائن گئے تھے 1 نومبر کو، اور پھر 28 نومبر کو دوبارہ یہ آسٹریلیا واپس چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے فلپائن میں ملٹری ٹریننگ حاصل کی، فلپائن میں ملٹری ٹریننگ انہوں نے حاصل کی۔ اور ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ بونڈائی بیچ افسوسناک واقعے میں 15 شہری ہلاک ہوئے تھے، درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد اب مودی سرکار کے پاس دنیا کو منہ دکھانے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جو بھارت جنگ ہوئی، اس جنگ کے دوران جو پاکستان نے 7 انڈین طیارے مار گرائے، بھارت نے اعتراف نہیں کیا، نہ اعتراف کیا نہ انکار کیا، لیکن پھر دبے الفاظ میں انڈائریکٹلی اعتراف بھی کرتے رہے۔ اب ناظرین برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ میں تمام تر جو تفصیلات ہیں کہ کتنے بھارتی طیارے مار گرائے گئے تھے، ان کی تفصیلات کو پبلک کر دیا گیا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے جو پاکستان نے مار گرائے، ان کے نمبر تک جو ہے وہ پبلک کر دیے گئے۔ ناظرین بھارتی جریدے کے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، اب ناظرین سنتے جائیں اس میں کیا کہا گیا۔ بھارتی جریدے کی ایرو میگزین ہے، اور اس کے یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 52 منٹ کی جو فضائی جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے دوران، اس میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیارے مار گرائے گئے پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے، اور اس کے نمبر کیا تھے؟ اس کے نمبر تھے BS-001، BS-021، BS-022، BS-027 تھے، جبکہ بھارت ان 4 لڑاکا طیاروں کے سیریل نمبر کے ساتھ کوئی واضح تصویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ اور پھر آگے چل کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشن میں پاکستان کے ملٹی ڈومینز آپریشن نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کر دیا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پہ نقصانات 4 رافیل طیارے، MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرون شامل تھا۔ اس میں 7 طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ اور پھر بھارتی جریدے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 10 مئی کو JF-17C جو بلاک 3 تھا، اس نے ادھمپور میں بھارتی جو دفاعی نظام تھا S-400، پاکستان کے JF-17 نے بھارت کا وہ دفاعی نظام جو ہے اس کو تباہ کیا۔ پاکستان کی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ اور رپورٹ کے مطابق پاکستان سائبر بورڈز نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل میڈیا نیٹ ورکس، ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا۔ پہلی بار کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات یکجا کر کے کارروائی کی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے، برطانوی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ اس سے قبل پاکستان فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں یعنی 2019 میں بھارتی MiG-21 فائٹر جیٹ مار گرایا تھا۔ اب بھارت مانے نہ مانے، پاکستان کا جو دعویٰ ہے اس کی انڈورسمنٹ بھارتی جریدے کی اس رپورٹ سے ہوتی ہے۔ ناظرین باقی خبریں میں اسکپ کروں گا، لیکن جاتے جاتے ایک افسوسناک خبر ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ منظور احمد بٹو
पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर मंजूर अहमद भट्टू जो कि 95 साल के थे, वो इंतकाल कर गए हैं। और मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के इस इंतकाल पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार जो वो किया गया है। अल्लाह ताला मंजूर भट्टू साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो अगली ज़िंदगी है उसको आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।